ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब मुआशी पाबंदियों, बहरी दबाव और फौजी कार्रवाई के इम्कान तीनों महाज वक्त खोल दिए हैं। तो क्या वाशिंगटन वाकई तेहरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए दबाव बढ़ा रहा है, या इस पॉलिसी का मकसद ईरान की अस्करी और मुआशी ताकत को इस हद तक कमजोर करना है कि खित्ते में ताकत का तवाजुन ही अमेरिका और इसराइल के हक में तब्दील हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे ख़्याल में उन्होंने पाबंदियाँ लगा के माज़ी में देख लिया है, 47 साल पाबंदियाँ लगाई हैं। अब ईरान के ऊपर वो पाबंदियाँ बराह रास्त लगा के तो कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता दूसरे ममालिक के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो ईरान से अगर तिजारत या ताल्लुकात रखेंगे, तो उनके ऊपर माशी पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँगी। जिसके ऊपर चाइना की तरफ से तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है और मैं समझता हूँ कि बाकी ममालिक ने भी कोई उनकी सुनी-अनसुनी कर दी है। जी। माँ-सवाए यूएई के, जिसने इस टाइम पे कहा है कि ठीक है जी, हम कंप्लाई करेंगे, लेकिन बाकी तो किसी मुल्क ने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे पहले नेवल ब्लॉकेड करने की भी बात की गई थी हुर्मुज़ के ऊपर, और जापान और कोरिया, जो कि एक बहुत बड़े एलाइज़ हैं अमेरिका के, उनसे मदद माँगी गई थी, तो उन्होंने भी अपनी शिप्स देने से इनकार कर दिया था। तो जी। अमेरिका जो है वो मुश्किलात के अंदर शिकार है। वो उसको इलेक्शन से पहले, मिड टर्म इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ प्लेट में रख के देना है। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़िलहाल ईरान के अंदर जो मुआशी सूरत-ए-हाल है, अच्छी नहीं है। अवाम के अंदर बेरोज़गारी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 25 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हैं। जी। साथ ही साथ जो है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन फ़िलहाल नहीं हो रही। और जो इस टाइम पे रियाल का और जो डॉलर का गैप है, वो तकरीबन $1 का 20 लाख रियाल हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि साल के शुरू में जब अवाम एहतजाज कर रही थी, तो 12 लाख रियाल जा पहुँचा था डॉलर। तो अब ये 20 लाख हो गया है, तो ज़ाहिर जी। है ये इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर रद्द-ए-अमल है। ठीक है जी। कि जो बैरूनी हमला था, उससे कौम यकजा हो गई और वो आज भी यकजा है। लेकिन ज़ाहिर है, आप रोटी खाने के बजाय आइडियोलॉजी खा नहीं सकते, मसला ये है। आइडियोलॉजी के ऊपर आप कितना अरसा चलेंगे? तो अमेरिका जहाँ मुश्किलात का शिकार है, वहाँ ईरान को भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन हम्म। इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की मेरे ख़्याल में एक बड़ी ख्वाहिश है कि वो किसी सूरत पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल साहब के ज़रिए मामलात को सुलझा लें, और फ़ील्ड मार्शल साहब का ये जो दौरा अगर सिर्फ पैगाम रसानी की हद तक होता, हम्म। तो मोहसिन नकवी साहब काफ़ी थे इस मामले के लिए, वो पहले भी पैगाम रसानी करते आए। हम्म। लेकिन इस बार जाने का मकसद ये है कि कोई कुछ न कुछ प्लेट के ऊपर लेके आएँगे इंशाअल्लाह। हम्म। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो सारी सूरत-ए-हाल है, इसके अंदर क्योंकि 3 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शन है, और मिड टर्म इलेक्शन का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बमुश्किल 2 महीने का वक़्त बचा है। अब इसके अंदर वो दबाव डाल के ईरान को सरनगू तो कर नहीं सकते। 2, 3, 4 महीने तो कोई भी मुल्क निकाल लेता है वक़्त, जैसे-तैसे करके। ईरान भी निकाल लेगा, माज़ी में भी निकाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या असरात होंगे? तो वो तो इलेक्शन फिर हार जाएँगे, और जी। इलेक्शन के अंदर अगर हार हुई, तो इम्पीचमेंट उनका मुकद्दर बन जाएगी, और अगर इम्पीचमेंट हुई, तो सारी पॉलिसी रिवर्सल हो जाएगी। इज़राइल तनहा हो जाएगा, इज़राइल के लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी अरब इत्तेहादी हैं, जो कि मेरे ख़्याल में पहले ही जिसको कहते हैं ना कि नक्को-नक हुए हुए हैं, वो इस टाइम पे इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो किसी भी किस्म के एक एडवेंचरिज़्म जो अमेरिका का है, उसको बर्दाश्त कर सकें। अवामी दबाव बढ़ रहा है। मशरिक़ी वुस्ता के ममालिक जो हैं, वो अपने अवाम जो उनके हैं, वो अपने हुक्मरानों पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि जी। इस मुआशी बिल्कुल। अदम इस्तेहकाम बिल्कुल को दूर अब्दुल्ला किया साहब, जाए। यही यही बात मैं आपसे करूंगी जो आपने दबाव की बात की। ऐसे वक्त में जब अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है और ईरान सख्त रद्द-ए-अमल की धमकियां दे रहा है, पाकिस्तान तेहरान पहुंचकर कशीदगी कम करने, हुर्मुज़ खुलवाने और मुज़ाकरात का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, क्या इस्लामाबाद की ये सफारतकारी महज जंग को फैलने से रोकने की कोशिश है, या पाकिस्तान वाकई वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक ऐसा काबिल एतमाद चैनल बन सकता है जो किसी अमली मुज़ाकराती पेशरफ्त का सबब बने? देखिए, पाकिस्तान दिल से कोशिश कर रहा है। जी। माज़ी में भी हमारे फ़ील्ड मार्शल ताने-तनहा जाके हुर्मुज़ तो खुलवा दी थी, उसके बाद तो अमेरिका की बदनीयती हो गई थी, उन्होंने बंद कराया था, तो हमने तो अपना काम मुकम्मल किया था।
जी। इसी तरीके से जंग भी रुकवा दी थी, हमने हम्म। अपना काम फिर मुकम्मल किया। अब तीसरी दफा है कि इस टाइम पे जो सिचुएशन है, लेकिन मसला ये है कि जो इजराइल बैठा हुआ है वो नित नए साजिशें बुनता है और कोई बात नहीं है कि वो 9/11 जैसा कोई एक वाकया कराने में देर लगाए हम्म। और फिर मुद्दा एक अवामी सोच जो है वो ईरान के खिलाफ ले आए। तो जी। ये भी एक शरारत है। अभी पहले भी आपको याद है कि लेबनान के ऊपर जंग छेड़ दी थी उसने, जब स्विट्जरलैंड में एमओयू हो रहा था और बाकिर कालीबाफ साहब ने बड़ा मेरे ख्याल में वाज़ेह कहा कि मुआहदा जो 14 नुकात के ऊपर है, वही रहना चाहिए। हम्म। यानी कि ईरान कहता है कि मुज़ाकरात कर लो, लेकिन 14 नुकात जो तुमने तय किए हुए हैं, जी। उन्हीं के ऊपर करो। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इश्यू ये है कि उन्होंने वो जो मुआहदा था, वो तो कर लिया। लेकिन उस एमओयू साइन करने के बाद उनको ये ख्याल आया कि तमाम का तमाम ईरान के इंटरेस्ट में जा रहा है और फिर उनके हम्म। नियत में भी फतूर है। वो उनके $300 बिलियन जो कि उनकी कॉम्पनसेशन है वो अदा नहीं करना चाहते। जी। दूसरी जानिब वो ये चाहते हैं कि जो उनका पैसा उन्होंने फ्रीज किया हुआ है वो भी दबा लें या वगैरह वगैरह। तो ये नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। ये एक हम्म। मुल्क का पैसा है। हाँ, जहाँ तक कॉम्पनसेशन का पैसा है उसमें कुछ हो सकता है। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही सोचा था कि मैं अरब दुनिया के आर्म ट्विस्टिंग करके पैसा निकलवा लूँगा। लेकिन अरब दुनिया की मुआशी सूरत-ए-हाल दिगरगू है। कतर ने अपना 50% बजट स्लैश किया हम्म। है। तो ये मतलब तमाम इंडिकेटर्स मुआशी बेहतरी के लिए तो नहीं है। जी। और ये वो अरब ममालिक हैं जो कि अमेरिका के इन्वेस्टर भी हैं, अमेरिका के मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। $3.3 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया हुआ है। हम्म। लेकिन इनकी तो मईशत ही बेड़ा गर्क हो गई है। बिल्कुल। ये कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो हम्म। इस वजह से कोई इस टाइम पे जो एडवेंचरिज़्म है हम्म। अमेरिका की जानिब से, उसको मशरिक़ वुस्ता के ममालिक कोई अच्छी निगाह में नहीं देखेंगे। लेकिन नेतन्याहू ये चाहेगा कि अमेरिका के सींग फँसे रहें इस खित्ते के अंदर, हम्म। इसीलिए कभी वो तुर्किया और कभी लबनान और कभी शाम के ऊपर हमले की हम्म। अमली कोशिश करता है, कभी प्रोवोक करता है तुर्किया को। अभी भी सूरत-ए-हाल बिल्कुल दिगरगू अब्दुल्ला है। साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि वाशिंगटन ईरान को आलमी सतह पर तनहा करना चाहता है, लेकिन चीन अमरीकी एकतरफा पाबंदी को गैर कानूनी करार देकर अपनी कंपनियों ईरानी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का भी ऐलान कर रहा है। तो क्या ईरान का बहरान अब सिर्फ तेहरान और वाशिंगटन की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और चीन के दरमियान मशरिक़ वुस्ता में असर रसूख की एक बड़ी कशमकश बन चुका है? जी, यकीनन, क्योंकि ये एक देखिए ना, एक ऐसी वॉर है जिससे दुनिया अफ़ेक्ट हो रही है। ये कोई हम्म। अफ़गानिस्तान या वियतनाम नहीं है, जहाँ दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और हम्म। अगर 10 साल भी चल जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जी। दुनिया की तिजारत है, दुनिया इंटरनेशनल प्लेयर्स के स्टेक्स लगे हुए हैं यहाँ हम्म। और अमेरिका ये कर सकता है कि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए चाइना की आर्म ट्विस्टिंग, फाइनेंशियल आर्म ट्विस्टिंग करे, क्योंकि ज़ाहिर है उनका हम्म। बैंकिंग निज़ाम है। अब इस स्विफ्ट बैंकिंग का मतलब ये है कि फिर ब्रिक्स बैंक को मजबूत कर दिया जाएगा, ऑल्टरनेट जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर कन्वर्ट किया जाएगा, युआन के ऊपर कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि अमेरिका अगर कोई भी एडवर्स हम्म। रिएक्शन लेके आता है, तो फिर उसका मतलब सिंपल सा ये है कि उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और हम्म। वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं फिर चाइना किस शक्ल में पे करता है, ये मेरे ख्याल में वक्त ही बताएगा। हम्म। लेकिन लगता ये है कि अमेरिका फिलहाल धमकियों के ऊपर ही इत्तेफाक कर रहा है। लेकिन देखिए ना, ईरान के अंदर एक और भी इशू है। वो ये कहते हम्म। हैं कि एक मुआहदा करके उससे मुकर जाना, कल को क्या गारंटी है कि दूसरा मुआहदा करके फिर 2 महीने बाद या 15 दिन बाद मुकर ना जाए। तो ये भी एक रियलिटी है ईरान के अंदर, क्योंकि मैं अभी आज ही एम्बेसी गया हुआ था ईरान की, जी। तो वहाँ मेरी जो बातचीत हुई है, वहाँ ये भी एक आईआरजीसी का खतरा है कि जनाब ये नवंबर तक बात चलाना चाहते हैं। नवंबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो परेशानियां हैं, जो उनके ऊपर दबाव है, अपने रिपब्लिकन पार्टी का जी। सियासी दबाव है, दीगर दबाव है, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ही विल बी अ बुल इन चाइना शॉप। तो वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हम्म। भी एक कंसर्न है और मेरे ख्याल में इसमें वेटेज है। इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें देखें ना, नफ्ताली बेनेट जो इस टाइम पे कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में शायद इज़राइल की जो नाजायज़ रियासत है उसके हम्म। वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे, जी। वग़ैरह-वग़ैरह।
तो नफ्ताली बेनेट जो है उसके भी तुर्किया के हवाले से अज़ाइम अच्छे नहीं है। इसका तो खुद फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान हम्म। तुर्किया के जिक्र भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान से पहले तुर्किया की बिल्कुल बारी अब्दुल्ला साहब, आएगी। बिल्कुल आपने पहले नेतन्याहू की बात की थी, जैसे कि ईरान और इसराइल के दरमियान अस्करी कशीदगी के साथ अब नेतन्याहू के बेटे को भी मुबैना तौर पर निशाना बनाने के दावे और दूसरी जानिब ट्रंप खानदान से मुतालिक इश्तियाल अंगेज मवाद सामने आ रहा है। क्या जंग का ये शख्सी और जज्बाती जो रंग है इस तनाज़े को रवायती रियासती महाज आराई से निकाल कर एक ऐसे मरहले में ले जाया जा रहा है जहां गलत अंदाजा या फिर एक बड़ा वाकया पूरे बहरान को बेकाबू कर सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि गलत अंदाजा ही था ना जिसके ऊपर ये जंग शुरू हुई थी। क्या ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं थी अमेरिका की? ये तो रियलिटी है, ये तो खुद बात वो मान रहे हैं कि मिस कैलकुलेशन थी। फिर उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था ईरान की फायर पावर को, फिर उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी को अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि चाइना और रूस किस तरह से रिएक्ट करेंगे, दुनिया के अंदर क्या होगा, अरब दुनिया के ऊपर इतने शदीद हमले होंगे कि अमेरिकन के डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो मफलूज होके रह जाएगा। तो इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि इज़राइल कोई एक ऐसी शरारत कर सकता है जिससे वो एक तरफ तो खित्ते के ममालिक हैं जिनके ऊपर वो हमला करके वॉर थिएटर को, एक जंगी मैदान को वसी करना चाहता है, लेकिन कहीं ये भी तो किया जा सकता है कि वो अमेरिका के अंदर कोई मिस एडवेंचर करे। और अभी आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप पे एक होटल के अंदर हमला हुआ था। ये अलग बात है कि उसकी तफसीलात सामने नहीं आई कि भई एक आदमी होटल में रह रहा था, वो तमाम फ्लोर्स के ऊपर मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी कॉर्डन्स थे, उनको वायलेट करता हुआ, वहाँ लिफ्ट वालों को भी, स्टेयरकेस वालों को भी, हर किस्म की फ्लोर के ऊपर सिक्योरिटी और दीगर जो कॉर्डन्स लगे हुए थे, हॉल तक जा पहुँचा। तो कैसे पहुँचा? उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई कि वो कहाँ गया, कहाँ से आया था, उसके पास असला कैसे आया, क्या अंदर वाले लोग मिले हुए थे, वगैरह-वगैरह मिले हुए तो थे। तो ये बिल्कुल, फिर 9/11 उसे के ऊपर भी हादसा भी कोई करार दिया इंक्वायरी गया। जी, जी, फिर उसे ड्रामा जी, एक हादसा 9/11 भी। पे भी तो कोई इंक्वायरी नहीं जी, हुई थी ना। ऐसा ही।